नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में रेलवे विभागीय परीक्षा 2025 के लिए जेई इलेक्ट्रिकल जनरल एंड टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों के सीरीज का ये सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। तो अगर आप एलडीसीई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में 219 प्रश्न तक देख लिए थे। आज आगे आप लोग को एयर कंडीशनिंग से संबंधित प्रश्न बताने वाले हैं। यहाँ पे 220 नंबर प्रश्न है, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमन कंफर्ट जोन। तो ह्यूमन के लिए कंफर्ट जोन क्या है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 40 से 60% अगर ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमन के लिए एक कंफर्ट जोन माना जा सकता है। उसके बाद है यहाँ पे कूलिंग टेम्परेचर ड्यूरिंग समर मोस्टली प्रेफर्ड बाय पैसेंजर इन रेलवे एसी कोच इन सिंगल सेटिंग। तो 23 से 25 सेंटीग्रेड के आसपास में रखा जाता है। 222 नंबर प्रश्न है, द एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज्ड इन रेलवे कोचेज। तो रेलवे में जो एसी का उपयोग किया जाता है किस पे बेस्ड होता है, तो वेपर कंप्रेसर सिस्टम पे बेस्ड होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। उसके बाद है द पर्पस ऑफ डिहाइड्रेटर एंड फिल्टर यूज्ड इन वेपर कंप्रेसर सिस्टम। तो जो डिहाइड्रेटर होता है और फिल्टर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, टू रिमूव मॉइस्चर अवेलेबल इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये डिहाइड्रेटर का कार्य करता है। और टू प्रिवेंट पार्टिकल्स और स्केल्स इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और फिल्टर जो होता है आपका छोटे छोटे पार्टिकल होता है जो आपको प्रॉब्लम पहुंचा सकता है कंप्रेसर सिस्टम को, उसको फिल्ट्रेट करता है। तो 224 नंबर है, फार्मूला फॉर कन्वर्टिंग सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए क्या उपयोग करते हैं फार्मूला का, तो 9/5 इंटू C+32 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है द डक्ट इज मेड ऑफ। डक्ट किसके बनाए जाते हैं, तो आपका ग्लेबनाइट आयरन का भी बनाया जा सकता है, एल्युमिनियम का भी बनाया जा सकता है और फाइबर ग्लास का भी बनाया जाता है। उसके बाद और सीमेंट और एस्बेस्टस का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किसी भी से बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा, एनी वन ऑफ एबोव। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज। ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो टेम्परेचर इंडिकेट बाय ए टेम्परेचर विथ अ क्लीन ड्राई सेंसिंग एलिमेंट दैट इज शिल्डेड फ्रॉम रेडिएटर इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है। इसके बाद है साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख लीजिए, द फंडामेंटल टूल्स ऑफ एयर कंडीशनिंग इंजीनियर। उसके बाद में द साइंस इन्वॉल्विंग थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर। उसके बाद है द चेंज ऑकरिंग इन ह्यूमिड एयर व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू वेरियस एयर कंडीशनिंग प्रोसेस कैन बी ट्रेसेड। तो ये सारे चीज़ों के जांच करने के लिए साइकोमेट्रिक चार्ट बनाया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। ऑप्शन देख लीजिए, लीकेज डिटेक्ट शुड बी इजी एंड सिंपल, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन शुड बी ए लार्ज, द वॉल्यूम ऑफ वेपर इज गिवन वेट शुड बी स्लाइटली एबोव एटमॉस्फेयर। तो ऑल ऑफ एबोव, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। रेफ्रिजरेंट इसलिए यूज किया जाता है कि अगर लीकेज होगा तो इसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे लैटेंट हीट है, जो वेपराइजेशन है इसका लार्ग होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ वेपर फॉर गिवन वेट, तो इसका जो शुड बी स्लाइटली अबव एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज इक्वल टू। 1 टन इक्वल टू कितना होता है, तो 12,000 BTU पर आवर होता है। उसके बाद है द मॉइस्चर इन एसी सिस्टम काउज। एसी सिस्टम में मॉइस्चर का कारण क्या हो सकता है, तो कोरिजन, स्लज
अल्कम और फ्रीज अप, ये सारे कारण हो सकते हैं। उसके बाद 231वां प्रश्न है, द मॉइस्चर इन एसी सिस्टम कैन बी एलिमिनेट बाय, किससे हटाया जा सकता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पुलिंग वैक्यूम थ्रू द सिस्टम, तो वैक्यूम करके हम मॉइस्चर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है द कूलिंग इन द कोच इज नॉट सफिशियंट द रीजन में भी, तो क्या क्या कारण हो सकता है अगर कूलिंग नहीं है? तो यहाँ पे देख लीजिए, कंप्रेसर नॉट गेटिंग लोडेड, पुअर इफिशिएंसी, कंप्रेसर अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में आपका कूलिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। टू लिटिल गैस एंड एयर में बी एक्यूमुलेटेड इन सिस्टम, अगर सिस्टम में अगर गैस की मात्रा है तो उस कंडीशन में भी कूलिंग अच्छा नहीं होगा। उसके बाद है कंडेंसर फ्रेश टर्न फिल्टर इवेपोरेटर डर्टी और चॉकेट, इस कंडीशन में भी आपका जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है अच्छे से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद है सेटिंग ऑफ एक्सपेंशन वाल्व ही डिस्टर्बेड, ये सारे कंडीशन में आपका कूलिंग अच्छा नहीं प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। उसके बाद पर्जिंग मीन्स, पर्जिंग होता है एक्सपेलिंग ऑल द एयर इन सिस्टम बाय एडमिटिंग गैस, तो जब सिस्टम में गैस डालते हैं उससे पहले उसमें जो हवा होता है उसको निकालते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो, तो यही पर्जिंग होता है। ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। उसके बाद है अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ RMPU इज अबाउट, तो एक RMPU का लगभग वेट कितना होता है? तो लगभग 700 kg के आसपास में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद है केमिकल नेम ऑफ R22 इज, तो R22 का केमिकल नेम क्या है? मोनो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, फार्मूला देखें तो CHClF2। नेक्स्ट है कैपेसिटी इन टर्न्स ऑफ रेफ्रिजरेंट ऑफ RMPU ऑफ AC स्लीपर कोच, तो AC स्लीपर कोच चाहे आपका 3 टायर हो 2 टायर हो, वहाँ पे 14 टन का लगाया जाता है। द करेंट टेकन बाय 1 RMPU यूनिट, कितने लेते हैं? तो ये जो करंट होता है लगभग 22 एम्पियर के आसपास में लेते हैं। उसके बाद कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर मोटर यूज इन RMPU AC कोच, तो कितने होता है उसका? तो 5.25 किलोवाट होता है। द कैपेसिटी ऑफ इवेपोरेटर फैन मोटर यूज इन RMPU AC कोच, तो 1.5 HP का होता है। करंट टेकन बाय 1 कंप्रेसर मोटर RMPU AC कोच इज, तो एक कंप्रेसर कितना करंट लेता है? तो लगभग 8.25 ±25% एम्पियर लेता है। उसके बाद करंट टेकन बाय 1 कंप्रेसर फैन मोटर RMPU AC कोच, तो जो कंडेंसर फैन मोटर होता है वो कितने लेता है? 2.2 एम्पियर। नेक्स्ट है करंट टेकन बाय 1 इवेपोरेटर फैन मोटर, तो इवेपोरेटर फैन मोटर कितना लेता है? 2.3 ±10%। स्पीड ऑफ कंडेंसर मोटर ऑफ RMPU कोच इज, कितना स्पीड रहता है एक कंडेंसर मोटर का? तो लगभग 910 RPM रहता है। उसके बाद है प्रश्न कि स्पीड ऑफ इवेपोरेटर फैन मोटर RMPU, तो इवेपोरेटर का फैन मोटर का स्पीड देखें तो लगभग 1415 RPM के आसपास में रहता है। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे द इनपुट वोल्टेज ऑफ 25 kV इन्वर्टर ऑफ RMPU कोच, तो कितना इनपुट देते हैं? तो 110 से 135 वोल्ट DC देते हैं। द आउटर डायमीटर ऑफ कंडेंसर कॉइल, आउटर डायमीटर कितना होता है कंडेंसर कॉइल का? तो 9.52 mm होता है। उसके बाद है मोटर यूज इन RMPU कोच आर, कौन से मोटर का उपयोग RMPU कोच में किया जाता है? तो इंडक्शन मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। ST कट आउट RMPU कोच सेल बी सेट बी, तो HP कट आउट कितना होता है? तो 415 ±15% PSI होता है। वही अगर LP की बात करें तो 35 ±15% PSI होता है। उसके बाद फ्रेश एयर फिल्टर मैक्सिमम एयर फ्लो रेट कितना होता है? तो 10 घन पर मिनट। उसके बाद IR वैल्यू ऑफ RMPU टेस्टेड विथ, तो कितना होना चाहिए? तो लगभग 1000 वोल्ट मेगर होना चाहिए। उसके बाद है 252वां प्रश्न
ड्यूरिंग हाई वोल्टेज टेस्ट RMPU हाई वोल्टेज टू बी अप्लाइड। तो कितना तक कर सकते हैं, तो लगभग 2000 वोल्ट AC तक कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक थर्मोस्टेट विल बी लोकेटेड ऑन, तो कहाँ रहता है, वन ऑफ द फ्लैप डोर ऑफ कंट्रोल पैनल फ्रॉम इनसाइड। सेंसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थर्मोस्टेट विल बी लोकेटेड, तो कहाँ रहता है थर्मोस्टेट, एट रिटर्न एयर एंट्री पे रहता है। उसके बाद है ड्यूरेशन ऑफ TDR डिले सेटिंग। TDR1 का कितना होता है आपका 2 मिनट होता है, और TDR2 का कितना होता है, तो 2.5 मिनट होता है। उसके बाद में यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि कट स्पीड ऑफ 25 किलोवाट अल्टरनेटर, तो 450 RPM होता है। वही बात करें रेटेड DC आउटपुट करेंट ऑफ 25 किलोवाट 110 वोल्ट अल्टरनेटर, तो 193 एम्पियर लेता है। उसके बाद है द साइज ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्यूज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 25 किलोवाट ERRU फेज यूनिट, तो कितना कैपेसिटी का फ्यूज लगाएंगे इसमें, तो 200 एम्पियर का। उसके बाद है द डिस्टेंस टू बी मेंटेन व्हाइल फिक्सिंग एक्सल पुली ऑन व्हील फ्रॉम व्हील हब टू एक्सल पुली आउटर वेज फॉर 18 किलोवाट अल्टरनेटर, तो कितने होते हैं, 240 mm होते हैं। यहाँ पे अब प्रश्न है LHB कोचेस से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इलेक्ट्रिकल जनरल के लिए। LHB कोच से बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न है LHB कोच का, जो कि 261 है। व्हाट इज रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज्ड इन LHB कोच, तो कितने KVA का उपयोग करते हैं, तो 60 KVA का। व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बैटरी यूज इन LHB कोच, तो 70H का उपयोग करते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द रेटिंग ऑफ LHB AC कोच 750 वोल्ट साइड फ्यूज, तो 750 वोल्ट साइज कितना करते हैं, तो 125 एम्पियर होता है। वही अगर बात करें व्हाट इज द इनपुट सप्लाई टू RVCR इन LHB कोच, कितने होते हैं, तो 415 वोल्ट 3 फेज AC होता है। UG पावर कार सप्लाई IS फीड टू कोचेज इन LHB कोचेज, तो UG पावर कार में किसे सप्लाई फीड किया जाता है, तो ZS कपलर के द्वारा। ऑप्शन नंबर B राइट होगा। उसको व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूज प्रोवाइडेड इन लोकल मेन सप्लाई ऑफ LHB कोच, तो लोकल मेन सप्लाई के लिए कितने एम्पियर का होता है, तो 80 एम्पियर का होता है। कॉन्टेक्टर 41, 42 आर फॉर व्हाट पर्पस इन LHB कोच, तो ये क्या होता है, कॉन्टेक्टर 41 और 42 जो होता है लोकल मेन सप्लाई के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द एब्रिएशन ऑफ MMR यूज्ड इन LHB कोच, तो MMR का फुल फॉर्म होता है मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग रिले। ऑप्शन नंबर C राइट होगा। उसके बाद है व्हाट इज द कॉन्टेक्टर नंबर WRA इन AC कोच, तो K24 और K25, यानी कॉन्टेक्टर नंबर 24-25 जो होता है WRA का होता है। उसके बाद है व्हाट इज द इनपुट सप्लाई इन फ्लैप मोटर इन LHB AC कोच, तो फ्लैप मोटर में कितने देते हैं, तो 24 वोल्ट DC देते हैं। व्हाट इज द कंप्रेसर कॉन्टेक्टर फॉर PP साइड LHB कोच, तो कितने होते हैं, कंप्रेसर कॉन्टेक्टर का PP साइड में क्या होता है, तो 3839 होता है। हाउ मेनी इंसुलेटर कंट्रोल रिले अवेलेबल इन LHB कोच, तो कितने होते हैं, तो इंसुलेशन कंट्रोल रिले होते हैं 2। नेक्स्ट है कॉन्टेक्टर K13 इंडिकेट विच सप्लाई एबिलिटी ऑफ LHB कोच, तो यहाँ पे कॉन्टेक्टर जो 23 है आपका AC सप्लाई को बताता है, जो कि 415 वोल्ट का होता है। कॉन्टेक्टर 44 जो होता है किससे होता है, तो 60 kV ट्रांसफार्मर आउटपुट सप्लाई दिया जाता है कॉन्टेक्टर नंबर 44 से। उसके बाद है हाउ मेनी सेंसर आर अवेलेबल इन LHB कोच, तो कितने टोटल सेंसर होते हैं, तो टोटल सेंसर यहाँ पे 7 होते हैं। उसके बाद रेटिंग ऑफ 750, 414, 190 वोल्ट अंडर स्लंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एट एन LHB टाइप नॉन AC UG और स्लीपर कोच इज, कितने होते हैं, तो 9 kVA का होता है। व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज ऑफ UG सिस्टम, तो सप्लाई UG सिस्टम में कितने होते हैं, तो 750 वोल्ट AC होता है। उसके बाद है व्हाट इज द
ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ डीजल इंजन ईओजी पावर कार, तो 1500 आरपीएम होता है। उसके बाद यूवीआर के बारे में पूछा है, द यूवीआर ऑफ अल्टरनेटर पावर कार ऑपरेट एट सेट वोल्टेज ऑफ, तो यूवीआर कितने पर कार्य करता है, तो 687 वोल्ट पे कार्य करता है। उसके बाद प्रश्न है, इन एचओजी सिस्टम पावर कार इज टेके फ्रॉम OHE, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ प्रश्न राजभाषा के हैं, हालांकि हिंदी का प्रश्न है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में ही। पहला है, भाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, तो हिंदी में लिखित देवनागरी स्क्रिप्ट जो है यूनियन ऑफ इंडिया के लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। उसके बाद है, विच ऑफिशियल लैंग्वेज रूल मेंशन अबव प्रोफिशिएंटी ऑफ हिंदी ऑफ द ऑफिसर एंड एम्प्लॉय, तो रूल नंबर 9 ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 में चर्चा किया गया है, ऑप्शन नंबर एक राइट होगा। उसके बाद है, भेन बाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट, तो 10 मई 1963 को पास किया गया था। उसके बाद है, आर्टिकल 348 रिलेटेड टू, तो ये जो रिलेटेड है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट बिल ETC, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लैंग्वेज यूज करता है, जो आर्टिकल है 348। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल विच स्टेट कम्स अंडर रीजन बी, तो रीजन बी में कौन आता है, तो रीजन बी में यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा, राजस्थान और झारखंड, ये जो राज्य है जीवन अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल विच स्टेट कम्स अंडर रीजन बी, तो दोस्तों जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो रीजन बी में नहीं है, जैसे हरियाणा आपका रीजन बी में नहीं आता, ए में आता है, राजस्थान आपका नहीं आता है, झारखंड भी नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ अबव। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इन लिस्टेड इन इंग्लिश शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कितने हैं, 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हैं, तो 8। उसके बाद है, भेन बाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड, तो 1976 में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। उसके बाद, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, तो BG खेर थे। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द As per the Constitution, who is translating the statutory rule, regulation and orders, तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो लॉ मिनिस्टर के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल विच स्टेट कम्स अंडर रीजन C, तो वेस्ट बंगाल एंड मेघालय जो होता है रीजन C में आता है। उसके बाद है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल विच स्टेट कम्स अंडर रीजन A, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर डी जो है मध्य प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश जो है आपका रीजन ए में आता है। व्हाट आर द स्टेट यूनियन टेरिटरी डेट कम्स अंडर सी, तो सिक्किम जो है सी में आता है। और आर्टिकल 120 रिलेटेड टू लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है 120 में चर्चा किया गया है। हु इज द चेयरमैन ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमेटी कंस्टिट्यूट इन मेजर सिटीज, तो सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर ऑफ सिटी जो होता है वो चेयरमैन होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। उसके बाद है, व्हाट आर द हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञान आपका 3। व्हाट आर द हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा। उसके बाद 296 नंबर प्रश्न है, बी आर द 4 लैंग्वेज दैट वेयर एडेड टू द लिस्ट ऑफ 18 लैंग्वेजेज ऑफ 8 शेड्यूल,
तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भी आर एडेड। उसके बाद है कि व्हेन वा फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्वेड, तो वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी 2006 से स्टार्ट किया गया था वर्ल्ड हिंदी डे। उसके बाद है नेम द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्स इन हिंदी टीचिंग स्कीम, तो आपका प्राज्ञा है वो आपका हिंदी टीचिंग स्कीम के अंतर्गत है। नेक्स्ट है कि विच ऑफिशियल लैंग्वेज रूल मेंशन अबाउट द वर्किंग नॉलेज ऑफ ऑफिसर एम्प्लॉय, तो रूल 10 ऑफिस लैंग्वेज रूल 1976 में। और आज का अंतिम प्रश्न है व्हाई ट्रेनिंग इन हिंदी इज imparted to सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉयज, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बाय विच दे कैन डू देयर डे टू डे वर्क इन हिंदी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के इसमें 300 प्रश्न थे इस पीडीएफ में। आज आप लोग को 300 प्रश्न देख लिए, कल आपको न्यू पीडीएफ की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।